बहुत बड़ी क्षति है ये। और आपको बता दें, राष्ट्रपति की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, रामनाथ कोविंद की तरफ से अभी ट्वीट किया गया है। सैड टू हियर दैट फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी इज नो मोर, हिज डिमाइज इज पासिंग एन एरा। मतलब एक युग के अंत की तरह है। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लिख रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी के जाने की खबर बहुत ही दुखद खबर है। हिज डिमाइज इज पासिंग ऑफ एन एरा, यानी कि एक युग का अंत जो है वो एक तरीके से हुआ है। पब्लिक लाइफ में जो उनका कद रहा, उन्होंने भारत माँ की बहुत सेवा की, अपने पूरे जीवन में उन्होंने सेवा की। और नेशन मॉर्न्स लूजिंग वन ऑफ इट्स वर्दिएस्ट सन। परिवार को संवेदनाएं, ये राष्ट्रपति की तरफ से लिखा गया है, रामनाथ कोविंद की तरफ से। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी क्षति जो बार बार जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े संकट मोचक आप कह लीजिए, लेकिन थे बेशक कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन उनका सम्मान, अक्रॉस पार्टी लाइन उनका राजनीतिक सफर भी आप देख रहे हैं। पहली बार कैबिनेट मंत्री 1984 में वो रहे, पहली बार लोकसभा सांसद 2004 में वो बने, और उसके बाद पूरा राजनीतिक जीवन जो है वो लगभग कांग्रेस पार्टी को समर्पित रहा। 40 सालों से अधिक समय तक कांग्रेस का लोकसभा का चुनाव का घोषणा पत्र उनकी तरफ से तैयार किया गया। वो 10 अगस्त को अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया था। और 2004 से, देखिए बड़ी चीज एक और चीज है, 2004 से 2012 के बीच, मतलब उनकी प्रासंगिकता यूपीए सरकार के दौरान ये कि 95 से ज्यादा मंत्री समूह जो जीओएम होते हैं उनके वो अध्यक्ष रहे हैं। इंदिरा गांधी सरकार से लेकर मनमोहन सरकार तक। देखिए राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति की तरह है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्र जनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। अब राजनीति के दादा प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे, लगातार एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा। 10 अगस्त को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लंग इन्फेक्शन था, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन लगातार जो मेडिकल बुलेटिन्स आ रहे थे उससे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं बन रही थी, बल्कि ये कहा गया था कि उनकी सेहत में गिरावट आ रही है। वो लगातार कोमा में थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 10 अगस्त को दिल्ली में जो सेना का जो हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। उस दिन उनकी दिमाग की सर्जरी हुई थी, और उसके बाद देश भर में दुआओं का दौर जारी था कि किसी तरीके से सही हो। लेकिन 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरकार अलविदा कह दिया। लगातार जो हेल्थ बुलेटिन्स आ रहे थे उनमें यही बताया जा रहा था कि वो वेंटिलेटर पर हैं। 2012 से 2017 के बीच देश के 13वें राष्ट्रपति का दायित्व संभाला था प्रणब मुखर्जी ने। और लंग इन्फेक्शन, मतलब फेफड़ों में संक्रमण की वजह से गंभीर रूप से कोमा में वो थे। आर्मी हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एक बड़ी डॉक्टर्स की टीम थी जो लगातार उनका ध्यान रख रही थी। लेकिन बीच में खबर आई कि थोड़ा सुधार, लेकिन लगातार उम्मीद बंद नहीं रही थी। जब बार बार मेडिकल बुलेटिन्स जो आ रहे थे उसमें यही बताया जा रहा था कि स्वास्थ्य कल के मुकाबले थोड़ा और बिगड़ा उनका। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। केटीएस तुलसी साहब, एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बल्कि पूरे देश का, प्रणब मुखर्जी का निधन। केटीएस तुलसी जी, ही सुलझे हुए नेता थे, और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी एज होम मिनिस्टर, एज फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर वो राष्ट्रपति पद पे गए, सबसे ऊंचा। एक बात को बहुत अच्छी तरह से याद है कि इनकी मेमोरी का कोई जवाब नहीं था। ये एक बात को एक बार पढ़ लेते थे तो जिंदगी भर इनके दिमाग में फ्रेश रहता था। तो इसी एक बहुत बड़ी एक काबिलियत थी उनमें, और ऐसे नेता बहुत कम हैं, बहुत कम रह गए हैं। और हम अपनी पूरी हमदर्दी फैमिली के साथ
व्यक्त करते हैं और बहुत अफसोस है कि देश ने एक इतना सुलझा हुआ नेता खो दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश का बड़ा नुकसान, एक बड़ा वैक्यूम। और शुक्रिया केटीएस तुलसी साहब। लेकिन हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि एक बड़ी क्षति, हैरान हूं और झटका है, डीपली एंग्विश्ड बाय द डिमाइज ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी। ही वाज वाइडली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान, और न सिर्फ एक राजनेता के तौर पर बल्कि एक शख्सियत के तौर पर। हमारे साथ इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हरीश रावत साहब, प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान। हम सब लोग, करोड़ों लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो कोमा से बाहर आए, संकट से बाहर आए और वो फिर से पहले की तरीके से, बहुत सचेत तरीके से देश का मार्गदर्शन करें। उनकी उपस्थिति मात्र देश के लिए एक प्रकार की भावनात्मक सुरक्षा की गारंटी थी। उनका मार्गदर्शन हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण होता था। देश एक महान व्यक्ति की सेवाओं से वंचित हो गया। एक विलक्षण राजनेता थे प्रणब मुखर्जी, और हमने तो भगवान केदारनाथ से, जिनके प्रति उनकी अगाध आस्था थी, प्रार्थना की थी, भगवान उनको किसी तरीके से आप इस स्थिति से उबार करके बाहर लाइए। मगर ऐसा नहीं हो सका। जो नियति को मंजूर था वही हुआ। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और हम सभी उनके परिवार के अंग हैं। हम सभी एक दूसरे की भावनाओं को, दुखी भावनाओं को अपनी सांत्वना पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत साहब। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे और मेरे साथ इस वक्त नजमा हेपतुल्ला जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नजमा हेपतुल्ला जी, बड़ी खबर और एक बहुत ही दुखद खबर मुझे आपको देनी पड़ रही है। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, अभी अभी ये जानकारी मिल रही है। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। नजमा जी, मुझे भी अभी पता लगा और सुन के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक भारत रत्न तो थे ही, मगर सही मानों में एक भारत रत्न थे और भारत के एक सुपुत्र थे, जिन पे किसी भी मुल्क को फख्र करने के लिए सही है। प्रणब जी की जो नॉलेज थी, जो उनकी समझदारी थी, जो उनके वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। और उनको जो उनकी मेमोरी का, मुझे लगता है, जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मेमोरी का इंसान नहीं देखा, जिस बिना किसी पेपर कागज के वो घंटों बोल सकते थे। हम तो जब 1980 में पार्लियामेंट में आए तो वो लीडर थे हमारे, और हम लोगों ने शुरू से उनसे गाइडेंस ली। हम लोग यंग एमपी जो भी आते थे, वो उनको गाइड करते थे कि किस तरह पार्लियामेंट के जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, जो रोल है, वो उसको कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने हमारी जिंदगियों को पार्लियामेंट में गाइड किया, पॉलिटिकल लाइफ को बराबर तरीके से कि कैसे हमें अपने काम को पूरी तरह से करना चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लोगों ने बहुत ही मोहब्बत से, फख्र से याद करेंगे और दुख से याद करेंगे। नजमा जी, एक और चीज़ है जो बार बार सबका यही कहना है प्रणब दा के बारे में कि बेशक वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन उनका सम्मान था। मतलब अक्रॉस पार्टी लाइन, किसी भी पार्टी की बात करें, वो देश के एक नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन उनका बहुत सम्मान था। नजमा जी, हाँ, एक देश के नेता थे, यही मैं कह रही हूँ कि उनके अलग अलग रोल थे। वो एक देश के नेता थे, पार्टी के लीडर थे, पार्लियामेंटेरियन थे, एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ देश को दिया। शुक्रिया आपका नजमा जी। एक बड़ी खबर और एक दुखद खबर, प्रणब मुखर्जी का निधन। आपको बता दें 10 अगस्त को
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था 10 अगस्त को, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, फिर उनकी सर्जरी हुई थी। लगातार मेडिकल बुलेटिन्स आ रहे थे, देश में दुआओं का दौर जारी था। ये कहा जा रहा था कि तमाम लोग एक तरीके से दुआ कर रहे थे कि प्रणब मुखर्जी जल्द स्वस्थ होकर जो हैं वापस लौटेंगे। लेकिन ये दुखद खबर आई। और साथ ही अमित प्रकाश भी हैं। पूजा मक्कड़, पहले आपके पास आना चाहती हूँ। लंबे समय तक आरआर हॉस्पिटल, जो कि आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां पर उनका इलाज चला, बीच में सुधार में, सेहत में सुधार हो रहा है, इस तरह की खबरें भी आई, लेकिन आज फिर ये दुखद खबर आई। बिल्कुल अदिति, देखिए 84 वर्ष प्रणब मुखर्जी की उम्र थी और उसके बावजूद 10 अगस्त से जब तक वो भर्ती रहे, आज 31 अगस्त है, 20 दिनों में कई ऐसे मौके आए थे जब ये लगा कि शायद ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2 दिन पहले जब अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सेप्टिक शॉक में चले गए हैं मुखर्जी, और कल एक स्टेटमेंट आया हॉस्पिटल का कि डीप कोमा में है इस वक्त प्रणब मुखर्जी, लेकिन हालत स्थिर बनी हुई है। तो ये जो 2 दिन से संकेत आ रहे थे, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि परिवार ने खास तौर पर अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी थी और उनके बेटे और बेटी लगातार ये कहते रहे कि जब तक सांस है तब तक आस है और हम किसी अफवाह को बल नहीं देंगे, हम यही चाहेंगे कि हमारे पिताजी घर वापस ठीक होकर लौट आए। और इसी उम्मीद के साथ कल तक अस्पताल से लगातार संपर्क में रहे बेटे और बेटी, लेकिन आज देखिए बेटे ने ही ये सबसे पहले कंफर्म किया और ये दुखद सूचना दुनिया को दी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये जो 20 दिन की लड़ाई थी, ये भी प्रणब मुखर्जी संघर्षों से भरी हुई, बीच में कई उतार चढ़ाव आए थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो वाकई एक ऐसा विराम लगाती है जो कोई अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। बहुत ही दुखद खबर है ये पूजा, और लगातार हर कोई दुआओं का सिलसिला जारी रहा, हर किसी को ये उम्मीद बंधी रही कि हो सकता है एक अच्छी खबर आए। दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं में बहुत हौसला बढ़ाने वाली होती हैं, चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए आज हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनडिलायबल मार्क की बात कर रहे हैं, जी हाँ, उनकी अमिट छाप की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, यहाँ अगर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात की जाए और खासतौर पर जो उनका
अलग अलग सेक्टर्स में योगदान रहा, उस लिहाज से बात की जाए तो मैं आज चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से उनका योगदान, अगर डिफेंस के लिहाज से बात की जाए तो उस सेक्टर में रहा। देखिए, प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत सरकार में अलग अलग पदों पर काम किया, अलग अलग हैसियत से काम किया, लेकिन एक चीज़ चाहे वो किसी भी पद पर थे उनकी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आती थी कि कोई भी बड़े से बड़ा जब संकट होता था उससे निपटने के लिए प्रणब दादा को ही बुलाया जाता था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद भी जब देश एक नए नेतृत्व की तरफ देख रहा था तो कुछ हलकों से ये बात उठी थी कि प्रणब मुखर्जी को मुख्य प्रधानमंत्री के पद के लिए पेश करना चाहिए, उनको आना चाहिए। उसके बाद भी लगातार बहुत बड़े बड़े पदों पर वो रहे। यूपीए के दौरान वो रक्षा मंत्री रहे। जब वो रक्षा मंत्री थे तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिली थी कि हर स्थिति में वो भारतीय सुरक्षा बलों के बारे में सोचते थे और भारत की संप्रभुता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। उनके काम करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त थी। हम लोगों ने कई बार उनको देखा कि जब भी कोई संकट आता था पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर, तो कई बार हम लोग उनको चेज़ करते थे और वो सुबह से लेकर रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक वो लगातार काम करते रहते थे। यहाँ तक कि हम लोग बहुत बुरी तरह से थके हुए होते थे, लेकिन उस समय भी ये समझ में आता था कि अभी मीटिंग चल रही है और अभी वो काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सुनामी आई थी एक बार 2005 में दिसंबर में, और उस दौरान अंडमान निकोबार में जो एक एयरफोर्स का बेस था कार निकोबार, वो पूरी तौर पर ख़त्म हो गया था। सुबह के लगभग सबसे पहली ये खबर आई थी और उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। पूरे दिन वो लगातार मीटिंग्स करते रहे और रात को ये खबर पोस्ट हो पाई थी क्योंकि संपर्क के सारे साधन खत्म हो गए थे। नेवी के डॉर्नियर्स रैकी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हुआ। बहुत लेट ये खबर आई थी और उस समय के जो वायुसेना अध्यक्ष थे वो खुद कृष्ण स्वामी साहब, वो खुद उनके घर रात को गए थे और मुझे याद है कि तकरीबन 10 बजे का समय रहा होगा और उस समय उसके बाद उन्होंने मीटिंग की और ज़रूरी निर्देश जो थे वो दिए। यानी कि लगातार 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करने की उनकी आदत थी। वो दरअसल एक ऐसी शख्सियत थे कि जो जिस भी पद पर रहते थे उस पद की ही गरिमा बढ़ती थी, उस पद की ही शोभा बढ़ती थी अगर प्रणब दादा उसमें होते थे। दूसरी बात कि उनके जो बात करने और काम करने का ढंग था, एक जो सम्मान था वो अनपैरेलल्ड था। चाहे किसी भी दल का नेता हो, वैसे भी वो बहुत वरिष्ठ नेता थे, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी सारे जितने भी नेता होते थे, चाहे वो दूसरे पार्टियों के हों, दूसरे दलों के हों, लेकिन उसके बाद भी जो प्रणब दादा के लिए जो सम्मान होता था, ये जो बातचीत में तरीका होता था, वो अनपैरेलल्ड था, उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय वो वित्त मंत्री थे और उस समय भी सारे मसले सुलझाने के लिए उनके पास लोग जाया करते थे। मुझे याद है कि देर रात तक यहाँ मीटिंग चला करती थी नॉर्थ ब्लॉक में और उस समय भी बड़ी सख्ती से उन्होंने उन सारी चीज़ों को बहुत ही दृढ़ता के साथ उन्होंने झेला था। और ये चीज़ पिछले 10 दिनों में भी नज़र आई कि वो आखिरी वक्त तक संघर्ष करते रहे। आरआर हॉस्पिटल की तरफ से रोज़ सुबह एक 5-6 लाइन का एक न्यूज़ बुलेटिन आता था हम लोगों के पास और उसमें यह था कि वो अभी भी गहरे कोमा में हैं, लेकिन उनके जो शरीर के दूसरे पैरामीटर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं। तो कई बार ये लगता था कि शायद स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आज सुबह जब ये पता लगा कि उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है तो ये लगा कि शायद चिंता हुई। लेकिन उसके बाद भी अक्सर करके लोगों को ये भरोसा था, डॉक्टर्स को ये भरोसा था कि शायद वो इस बीमारी से निकल आएंगे, इस मुसीबत से निकल आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। अमित प्रकाश भी लगातार हमारे साथ है। अमित, अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 1969 में जब वो वीके कृष्णा मेनन की कैंपेन को मैनेज करने के लिए आए, तब उनका राजनीति में एक तरीके से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इतना लंबा राजनीतिक करियर, लेकिन बावजूद इसके राजनीति में कोई दुश्मन नहीं। उन्होंने जो सियासत की उसमें एक तरीके की गरिमा थी, कोई बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं थे, कोई उनका शत्रु नहीं था। बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, जिस डिग्निटी के साथ, जिस गरिमा के साथ उन्होंने सियासत की, वो आज की राजनीति के लिए मिसाल है। देखिए अदिति, इसमें एक बात बहुत साफ है, आप जो कह रही थी, और अभी हम प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट अगर देखें, बहुत ही संक्षेप में सारी चीज़ों को उन्होंने समाहित कर दिया। प्रणब मुखर्जी की पर्सनालिटी को अगर आप उनके व्यक्तित्व को सोचें तो राजनीति में ऐसे जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं और करते रहेंगे, शायद उसी तरीके की बातचीत हमेशा
प्रणब मुखर्जी के बारे में होती रहेगी। मैं एक संस्मरण ज़रूर याद करना चाहूँगा आपसे। कुछ महीनों पहले मुझे अवसर प्राप्त हुआ उनसे मुलाकात करने का उनके आवास पर, और जब मैं पहुँचा तो 20 मिनट की उनसे मेरी मुलाकात हुई। और उस वक्त जो उनसे मुलाकात हुई, मेरी बड़ी इच्छा थी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और बहुत दिनों बाद वक्त मिला, क्योंकि उस वक्त भी बहुत व्यस्त रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अब खाली वक्त में क्या करते हैं, और मेरा कौतूहल इस बात को भी लेकर था कि आप खाली वक्त में पढ़ते लिखते बहुत हैं, वो किताबों के बहुत शौकीन हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं। तो पहले मुस्कुराया और फिर उन्होंने कहा कि देखो, पढ़ाई लिखाई मेरा शौक है, शुरू से मैं बहुत पढ़ता लिखता हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं किसी एक ही चीज़ को या एक ही स्ट्रीम की चीज़ों को पढ़ता हूँ, लेकिन उसके अलावा उनके बारे में जो चीज़ें पता चली अदिति, वो ये थी कि देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल हैं, दिल्ली के आसपास हैं, दिल्ली से दूर हैं, वहाँ जो स्कूल चलाए जाते थे, और वहाँ से कई बार वो ऐसे स्कूल थे जो प्रणब मुखर्जी और उनकी टीम से दे वांटेड टू गेट इन टच विद देम, इसलिए कि उनको पता ये चल पाए कि प्रणब मुखर्जी किस तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जुड़ना चाहते थे, वो छोटे छोटे स्कूल उनसे जुड़ना चाहते थे, और वो एक एक स्कूल की लिस्ट थी उनके पास कि कौन सा स्कूल पिछले महीने में या पिछले हफ्ते में उनके दफ्तर में आखिरी वक्त तक वो लड़ते रहे, एक्टिव रहे, पब्लिक लाइफ में रहे। 5 दशकों का 5 दशक मतलब 50 साल का उनका जो है पब्लिक लाइफ का उनका पॉलिटिकल करियर, कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक, उनको कुछ भी कहिए, बहुत बड़ा उनका कद। हमारे साथ इस वक्त हुसैन दलवाई, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। दलवाई साहब, बुरी खबर, दुखद खबर, प्रणब मुखर्जी का निधन, एक बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी की, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि देश के लिए एक बड़ा नुकसान। दलवाई साहब, बहुत ही बड़ी दुखद घटना है, और इतने जल्दी वो उनका ऐसा निधन होगा ऐसा लगा नहीं। कोरोना से वो बीमार थे, वो न्यूज आई थी, लेकिन उससे वो बाहर पड़ेंगे, कई तरह के संकट से वो बाहर पड़े, इस वक्त भी बाहर पड़ेंगे ऐसा लगा था। एक जाना माना नेता, पूरा देश की राजनीति क्या होनी चाहिए, पूरे देश के सामाजिक प्रश्न क्या हैं, अर्थकारण के प्रश्न क्या है, किस तरह से वो छुटकारा करना चाहिए, इसकी मालूमात। और जब भी कोई संकट आया, पार्टी पे होने दो, सरकार पे होने दो, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को, मित्रों को, अनुयायियों को, समर्थकों को, जो करोड़ों की संख्या में है, ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। हुसैन दलवाई साहब, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दलवाई साहब, शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। दलवाई साहब, बहुत ही दुख हुआ कि ऐसी हालत में अभी उनकी जरूरत थी देश में, ऐसे हालत में हो गए। हम कारण से वो कई दिनों से हॉस्पिटल में थे, लेकिन आज का जब दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। मैं सबसे पहले तो प्रणोदा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को या दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। प्रणोदा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, ये दुखद खबर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है सर, आप किस तरह से आपकी जो यादें उनसे जुड़ी हैं हमारे साथ साझा करेंगे? पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि एक बहुत दिग्गज नेता और एक अच्छे इंसान, और उससे भी एक धुरंधर राजनेता और एक रणनीतिकार, इन सब भूमिकाओं में उन्होंने खुद को पेश किया और बहुत अच्छी तरह से उनके सबके साथ संबंध रहे। वो राष्ट्रपति पद जिस गरिमा से उन्होंने निभाया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मेरा अनुभव है कि जब भी, क्योंकि HRD में रहते हर अपॉइंटमेंट के लिए उनके पास फाइल जाती थी, लेकिन वो फाइल एक दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में तुरंत
मंजूर होकर वापस आती थी तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। उनके भाषणों का संग्रह जो विश्वविद्यालयों में दिए अनेक भाषण, उनका हमने संग्रह किया और छापा, तो वो बहुत प्रसन्न भी थे और उसमें उनका बहुत, उन्होंने सिलेक्शन में बहुत मदद की। तो आज उनके जाने से सबको बहुत दुख हुआ है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे, क्योंकि हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर देश को रखा। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन अगर आपने प्रकाश जावड़ेकर को सुना, उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता, अच्छे इंसान, रणनीतिकार, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, एचआरडी मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे और यूपीए काल में 4 से 14 तक 95 जीओएम्स जो हैं, यानी कि जो मंत्री समूह बनाए जाते हैं, उनके अध्यक्ष रहे। भारतीय राजनीति में अगर किसी एक शख्स को संकट मोचक की संज्ञा अगर दी गई है, भारतीय सियासत के इकलौते संकट मोचक अगर कोई हैं तो वो प्रणब मुखर्जी। कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आई, कोई भी क्राइसिस आया, चाहे 84 का जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 80 में उनको सदन का नेता चुना गया, उनको सदन का नेता बनाया गया। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। नकवी साहब, बहुत ही दुखद खबर, प्रणब दा हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन। नकवी साहब। निश्चित तौर से प्रणब दा सियासत और समाज के एक ऐसे सर्वप्रिय लोकप्रिय शख्सियत थे जो कि सभी लोगों में स्वीकार्य भी थे, उनका सम्मान भी था और उनकी बात को लोग समझते थे, सुनते थे और स्वीकार करते थे। उनकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल अद्भुत शख्सियत थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान और एक अलग अपनी छाप छोड़ी, और जिसका नतीजा था कि अलग अलग पार्टियों में भी उनकी लोकप्रियता और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता जो है वो पूरी तरह से मजबूती के साथ रही है। और उनकी काबिलियत का कोई हिसाब नहीं हो सकता। विपक्ष में भी हम लोग थे तो जिस समय वो वित्त मंत्री के रूप में या अन्य जो उनको जिम्मेदारी थी उसके रूप में वो पार्लियामेंट में बोलते थे, तो उस समय हम सबको जो है वो लगता था कि इस व्यक्ति में जो ताकत है और जो काबिलियत है उसका मुकाबला बहुत मुश्किल है। जी शुक्रिया नकवी साहब। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शरद पवार। शरद पवार जी, सवाल कुछ नहीं लेकिन बहुत ही दुखद खबर, एक बड़ी क्षति देश की, प्रणब मुखर्जी का निधन। हेलो जी शरद पवार जी, प्रणब मुखर्जी का निधन, आप किस तरह से उनको याद करेंगे? एक बड़ी क्षति। पिछले 50 सालों से ज्यादा समय तक देश के राजनीति में काम करने वाले और देश के एक संकट मोचक और देश को ठीक तरह से हमेशा एक नई डायरेक्शन दिखाने वाले हमारे सीनियर मोस्ट एक राजनीतिज्ञ आज प्रणब दा हमारे साथ रहे हैं। मुझे याद है कि 1967 में मैं जब पहली बार महाराष्ट्र की विधानसभा में आया तो उसी समय देश की राज्यसभा में प्रणब दा ने एंट्री की और तब से आखिर तक हम लोग साथ रहे। वो खुद पार्लियामेंट से राज्यसभा में शायद 4 या 5 बार चुनकर आ गए, लोकसभा में 2 बार आ गए और इनमें से कई साल मैं खुद भी लोकसभा या राज्यसभा में उनके साथ रहा हूँ। हमने भारत सरकार के कई सरकार गवर्नमेंट में साथ लेकर काम किया। उन्होंने इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में काम किया, उन्होंने आखिरी राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में काम किया, राजीव जी के बाद नरसिंह राव जी के साथ काम उन्होंने किया, मनमोहन सिंह साहब के साथ उन्होंने काम किया। ये सभी सरकार ने एक बहुत जिम्मेदार मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। मुझे याद है कोई भी क्राइसिस हो, देश के सामने हो या पॉलिटिकल क्राइसिस हो, कि देश के प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व पर एक हमेशा सब कमेटी अपॉइंट करते थे और इससे रास्ता किस तरह से निकलना चाहिए, इसलिए इस सब कमेटी को एक सलाह देने का काम वो उनके ऊपर छोड़ते थे।
और ये सब कवि जी की हमेशा केवल की जिम्मेदारी प्रणब बाबू के साथ रहती थी। और ऐसे कई कवि में उनके साथ काम करने का मौका मुझे भी मिला था। आज देश के पार्लियामेंट में मैंने देखा कि कोई भी सरकार के बारे में कोई इशू को ठीक तरह से एक बात सदन के सामने रखने के लिए सबसे जिम्मेदार एक मार्गदर्शक वो हमेशा रहते थे। उनको हमेशा संकट मोचक कहते थे, क्योंकि कोई भी समस्या हो इसे रास्ता दिखाने का काम वो खुद करते थे। और ये सब करते समय पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और पार्लियामेंट की जो एक इज्जत है, गरिमा है, वो हमेशा रखने के लिए उनको हमेशा ध्यान रहता था। उन्होंने कभी पार्लियामेंट की मर्यादा इस पर असर नहीं होने दे दिया। और मुझे लगता है कि देश की इतनी साल सेवा करने वाला एक बहुत बड़ा भारतवासी का सुपुत्र आज हमारे साथ रहा नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी एक चीज हम सभी को हुई है। मैं मेरे पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से उसको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शरद पवार जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.